क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत परेशान थे और उसी वक्त पेट में अजीब सी हलचल महसूस हुई, या फिर एग्जाम से पहले पेट दर्द होने लगा हो? ज्यादातर लोग इसे नर्वसनेस कहकर टाल देते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गहरा साइंटिफिक कनेक्शन है। हमारा दिमाग और पेट आपस में बातचीत करते हैं। डॉक्टर एमेरन मेयर की किताब द माइंड गट कनेक्शन इसी अद्भुत रिश्ते की परतें खोलती है। ये किताब बताती है कि हमारी आंतें, गट, सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करती, बल्कि ये हमारे मूड, इमोशंस और मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर डालती हैं। आधुनिक विज्ञान अब ये मान चुका है कि हमारी गट में एक पूरा इकोसिस्टम है, जिसे माइक्रोबायोम कहा जाता है, और ये हमारे शरीर और मन दोनों को कंट्रोल करता है। मेयर ने अपने रिसर्च और मेडिकल अनुभव के जरिए ये बताया है कि अगर हम अपने पेट का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमारा दिमाग भी थकने लगेगा। इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हम अपने शरीर के उस हिस्से से बात कर रहे हैं जिसे हम अब तक अनदेखा करते आए हैं। अगर आप अपने स्ट्रेस, डिप्रेशन या डाइजेशन से जुड़ी परेशानियों की असली जड़ समझना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई बात सोचते ही पेट में कुछ हिलने लगा, या फिर कोई टेंशन भरी खबर सुनते ही सीधा पेट पर असर हुआ हो? ऐसा कई बार होता है। इंटरव्यू से पहले पेट का मरोड़ना, एग्जाम से पहले लूज मोशन होना, या किसी बुरी खबर के बाद भूख उड़ जाना। ये सब मजाक नहीं, बल्कि हमारे शरीर का एक असली और गहरा रिएक्शन है। असल में हमारा मन और हमारा पेट आपस में लगातार बातचीत कर रहे होते हैं, और ये बातचीत दिखती नहीं, लेकिन महसूस होती है। बहुत लंबे समय तक हम सोचते रहे कि दिमाग सोचने का काम करता है और आंत सिर्फ खाना पचाने का। लेकिन अब ये समझ आ चुका है कि आंत सिर्फ डाइजेशन का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारा दूसरा दिमाग है। इसमें करोड़ों न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स होते हैं जो दिमाग से भी जुड़े होते हैं। यानी जैसे दिमाग से पूरे शरीर को सिग्नल जाते हैं, वैसे ही आंत भी दिमाग को सिग्नल भेजती है। इस रास्ते को गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है, एक ऐसा सिस्टम जो दोनों के बीच एक हाईवे की तरह काम करता है। इस गट ब्रेन एक्सिस का सबसे जरूरी हिस्सा है वेगस नर्व, जो सीधे दिमाग से पेट तक जुड़ी होती है। ये एक तरह की फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह है, जिससे भावनाएं, इमोशंस और बॉडी के रिएक्शंस दोनों तरफ बहते हैं। जब हम खुश होते हैं तो पेट रिलैक्स रहता है, लेकिन जब हम डरे हुए या तनाव में होते हैं तो यही पेट ऐंठने लगता है, अपच होने लगती है, गैस बनने लगती है, और कई बार हमें समझ भी नहीं आता कि दिक्कत पेट में है या दिमाग में, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। एक और मजेदार बात यह है कि हमारा गट खुद से भी सोचता है। इसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जो मस्तिष्क से अलग होकर भी फैसले ले सकता है। मतलब, अगर किसी वजह से ब्रेन और गट का संपर्क टूट भी जाए, तब भी गट कई डाइजेस्टिव काम खुद कर सकता है। यह सोचने वाली बात है कि हमारे शरीर में ऐसा भी कोई हिस्सा है जो दिमाग की मदद के बिना भी काम चला लेता है। अब जब हम ये जानते हैं कि गट और ब्रेन आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि हमारा मूड, इमोशंस, यहां तक कि हमारी सोचने की क्षमता भी इस गट ब्रेन कनेक्शन से प्रभावित होती है। जब हम हेल्दी होते हैं, यानी पेट ठीक से काम कर रहा होता है, तो हम ज्यादा शांत, फोकस्ड और खुश महसूस करते हैं। लेकिन अगर पेट बार बार खराब हो, गैस, एसिडिटी या आईबीएस जैसी समस्या हो, तो धीरे धीरे एंजाइटी, इरिटेशन और डिप्रेशन जैसी मानसिक दिक्कतें भी बढ़ने लगती हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर सिर्फ सर दर्द, नींद की कमी या थकान को स्ट्रेस मानते हैं, लेकिन असल में स्ट्रेस का सीधा असर आंतों पर भी होता है। जब हम ज्यादा तनाव में होते हैं, तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को धीमा कर देता है। इससे खाना अच्छे से नहीं पचता और गट लाइनिंग कमजोर पड़ने लगती है। यही लंबे समय में क्रॉनिक पेट की बीमारियों का कारण बनती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारी आंतें सिर्फ केमिकल सिग्नल से नहीं, बल्कि इमोशनल मेमोरी से भी जुड़ी होती हैं। यानी जो भावनाएं हमने बचपन में झेली होती हैं, जैसे डर, निग्लेक्ट या ट्रॉमा, वो हमारे गट के रिस्पॉन्स सिस्टम में छुपी रह जाती हैं। इसलिए कुछ लोगों को जब भी इमोशनल ट्रिगर होता है, तो उनकी पेट से जुड़ी तकलीफें जैसे दोबारा एक्टिवेट हो जाती हैं। इसे माइंड बॉडी इम्प्रिंट कहा जाता है। इस कनेक्शन का मतलब ये भी है कि हमें अपने शरीर को अलग अलग हिस्सों में नहीं देखना चाहिए। अगर दिमाग परेशान है, तो उसका असर पेट पर होगा, और अगर पेट में गड़बड़ है,
तो सोचने समझने की शक्ति भी प्रभावित होगी। इसलिए जरूरी है कि हम अपने खाने पीने की आदतों, नींद और तनाव के स्तर पर भी ध्यान दें। सिर्फ इसलिए नहीं कि पेट ठीक रहे, बल्कि इसलिए कि हमारा पूरा सिस्टम बैलेंस में रहे। यह जानना जरूरी है कि गट ब्रेन कनेक्शन कोई हेल्थी लोगों तक ही सीमित नहीं है। जिन लोगों को आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स या बार बार पेट में दर्द की शिकायत रहती है, उनके लिए यह कनेक्शन और भी क्रिटिकल हो जाता है। अक्सर डॉक्टर इन लक्षणों को मेंटल स्ट्रेस कहकर टाल देते हैं, लेकिन असल में ये दोनों सिस्टम में असंतुलन का नतीजा होते हैं। यानी इलाज सिर्फ पेट का नहीं, सोच का भी होना चाहिए। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने शरीर के इस अनदेखे रिश्ते को समझें और उसका ख्याल रखें। ये सिर्फ पेट साफ रखने की बात नहीं है, ये बात है दिमाग की शांति, इमोशनल बैलेंस और जिंदगी की क्वालिटी से जुड़ी हुई। जब तक हम इस गट ब्रेन कनेक्शन को हल्के में लेंगे, तब तक हम असली हेल्थ की समझ से दूर रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसे अपनाना शुरू करते हैं, हमारी सेहत एक नए लेवल पर पहुंच सकती है, अंदर से भी और बाहर से भी। अगर कोई आपसे कहे कि आपके शरीर में लाखों करोड़ों जीव जिंदा हैं, तो पहली प्रतिक्रिया शायद डर की होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये छोटे छोटे जीव ही हमारी सेहत के असली रखवाले हैं। हमारे शरीर, खासकर हमारे पेट में अनगिनत बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और दूसरे सूक्ष्म जीव रहते हैं। इन्हें ही कहा जाता है माइक्रोबायोम। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सब हमारी सेहत, मूड और यहां तक कि सोचने के तरीके को भी कंट्रोल करते हैं। ये माइक्रोबायोम हमारे शरीर के अंदर एक पूरे इकोसिस्टम की तरह होता है, जैसे कोई जंगल या समंदर। हर जीव का अपना काम है। कुछ डाइजेशन में मदद करते हैं, कुछ विटामिन्स बनाते हैं, कुछ इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो मूड को रेगुलेट करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन तक बनाने में मदद करते हैं। यानी ये सिर्फ खाना पचाने वाले दोस्त नहीं, बल्कि मेंटल हेल्थ के साइलेंट हीरोज भी हैं। अब जरा सोचो, जब हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं या लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तो सबसे पहले चोट इन्हीं माइक्रोबायोम्स को लगती है। अच्छे बैक्टीरिया मरने लगते हैं, बुरे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, और इस इम्बैलेंस का असर सीधा हमारे पेट और दिमाग दोनों पर पड़ता है। यही इम्बैलेंस कई बार ब्लोटिंग, फूड सेंसिटिविटी, लो इम्यूनिटी और यहां तक कि एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी मेंटल कंडीशंस का भी कारण बनता है। अच्छे माइक्रोबायोम को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है डाइवर्स और रियल फूड खाना। यानी वो चीजें जो जमीन से आती हैं, पैकेट से नहीं। फाइबर से भरपूर खाना, जैसे फल, सब्जियां, दालें, बीज, माइक्रोबायोम के लिए एक तरह से दावत की तरह होती है। ये अच्छे बैक्टीरिया को एनर्जी देती हैं और उनकी तादाद बढ़ाने में मदद करती हैं। और जैसे जैसे ये बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा मूड और इम्यूनिटी भी मजबूत होती जाती है। एक और मजेदार बात, हर इंसान का माइक्रोबायोम यूनिक होता है, ठीक वैसे जैसे फिंगरप्रिंट। मतलब कोई वन साइज फिट्स ऑल डाइट नहीं हो सकती। किसी के लिए दही फायदेमंद हो सकता है, तो किसी को उससे एलर्जी हो सकती है। इसलिए अपने शरीर के रिस्पॉन्स को समझना बहुत जरूरी है। शरीर अगर कुछ कह रहा है, जैसे पेट फूल रहा है, गैस बन रही है या थकावट महसूस हो रही है, तो ये संकेत हो सकता है कि आपकी माइक्रोबायोम आर्मी हेल्प मांग रही है। शोध बताते हैं कि कुछ खास बैक्टीरिया गट में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं जो हमें खुश और शांत महसूस कराते हैं। मतलब माइक्रोबायोम के सही बैलेंस से ही सेरोटोनिन का प्रोडक्शन सही तरीके से होता है। और सेरोटोनिन वो केमिकल है जो हमें एंजाइटी से बचाता है और नींद को सुधारता है। अब जरा सोचो, जितना हम मेडिटेशन, थेरेपी या एफर्मेशंस पर ध्यान देते हैं, उतना ही ध्यान अगर अपने माइक्रोबायोम पर दें, तो शायद अंदर से ही सुकून मिलना शुरू हो जाए। माइक्रोबायोम पर एंटीबायोटिक्स का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। हर बार जब हम जरूरत से ज्यादा या बिना सोच समझ के एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो वो सिर्फ बुरे बैक्टीरिया को नहीं मारती, बल्कि हमारे अच्छे जरूरी बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं। ठीक होने में हफ्तों नहीं, महीनों लग सकते हैं। इसलिए जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, नेचुरल हीलिंग और सपोर्टिव डाइट अपनाना बेहतर होता है। कुछ लोग प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन हर शरीर की जरूरत अलग होती है। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी गट में किस तरह के बैक्टीरिया की कमी है, वरना उल्टा असर भी हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका है अपने खाने से प्रोबायोटिक्स लेना,
जैसे दही, किण्वित चीजें, फर्मेंटेड फूड्स जैसे IDLI, डोसा बैटर, कंजी, अचार आदि। सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि लाइफस्टाइल भी माइक्रोबायोम को प्रभावित करता है। स्ट्रेस, नींद की कमी, एक्सरसाइज की कमी, ये सब गट बैक्टीरिया को परेशान करते हैं। एक बैलेंस लाइफ जिसमें मूवमेंट हो, कनेक्शन हो, शांत समय हो, माइक्रोबायोम के लिए वरदान जैसी होती है। यानी हमें अपनी गट हेल्थ को सिर्फ फिजिकल हेल्थ के नजरिए से नहीं बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम की तरह देखना चाहिए जो हमारी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेलबींग से जुड़ा है। हमारा गट माइक्रोबायोम एक साइलेंट दोस्त है जो हमें रोज बचाता है, हमें अंदर से हील करता है। हमें बस इतना करना है कि हम इस दोस्त की जरूरतों को समझें, उसकी रिस्पेक्ट करें और ऐसा खाना, ऐसा माहौल दें जिसमें वो फल फूल सके। क्योंकि अगर ये खुश है तो आप भी खुश रहोगे, सच में, अंदर से। हम सब के अंदर एक इनविजिबल कहानी चल रही होती है जो हमने बचपन में जी थी। उस कहानी का एक एक हिस्सा, एक एक इमोशन हमारे दिमाग और शरीर में छुपा होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा पेट यानी गट उस कहानी को सबसे गहराई से समझता है। बचपन में जो भी एक्सपीरियंसेस हमने झेले, चाहे वो प्यार से भरे हों या डर और अनिश्चितता से, उन सब का असर हमारे गट ब्रेन कनेक्शन पर पड़ता है। जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तब उसका नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम पूरी तरह मैच्योर नहीं होता। उस समय उसके आसपास का माहौल, माँ का इमोशनल स्टेट, प्यार और सुरक्षा का एहसास, ये सब मिलकर तय करते हैं कि उस बच्चे के गट बैक्टीरिया कैसे विकसित होंगे। अगर शुरुआत में ही बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डर या नेगेटिव माहौल में रहता है तो उसका गट माइक्रोबायोम इम्बैलेंस में चला जाता है और यही इम्बैलेंस आगे चलकर एंजाइटी, डाइजेशन इश्यूज, एलर्जीज या डिप्रेशन की जमीन बनाता है। माँ के पेट से निकलने के बाद बच्चा जिन चीजों से गुजरता है, जैसे डिलीवरी मेथड, नॉर्मल या सी सेक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग हुआ या नहीं, एंटीबायोटिक्स दिए गए या नहीं, ये सब उस नन्हे माइक्रोबायोम को बहुत गहराई से शेप करते हैं। एक छोटा सा एंटीबायोटिक भी उस डेलिकेट इकोसिस्टम को हिला सकता है। और अगर घर में टॉक्सिक माहौल हो, कांस्टेंट लड़ाई, निग्लेक्ट या प्यार की कमी हो, तो बच्चा इमोशनली ही नहीं बायोलॉजिकली भी प्रभावित होता है। इस बात के पीछे की साइंस कहती है कि जब बच्चा लंबे समय तक डर, गुस्से या असुरक्षा में रहता है तो उसका शरीर लगातार कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बनाता है। ये हार्मोन उसकी गटलिंग को नुकसान पहुंचाते हैं, गट में सूजन बढ़ाते हैं और अच्छे बैक्टीरिया की संख्या घटाते हैं। इसका असर डाइजेस्टिव इश्यूज से लेकर फोकस और इमोशनल कंट्रोल तक हर चीज पर पड़ता है। यही वजह है कि कई बार स्कूल जाने वाले बच्चों को पेट दर्द, कब्ज या बार बार उल्टी जैसी दिक्कतें होती हैं, लेकिन असली जड़ भावनात्मक स्ट्रेस होता है। बचपन में हमें जो सुरक्षा, अपनापन और स्थिरता मिलती है वो हमारे दिमाग और पेट के बीच एक कॉन्फिडेंट कनेक्शन बनाती है। इससे गट ब्रेन एक्सिस मजबूत होता है और बच्चा रिसिलिएंट बनता है, यानी मुश्किल हालात में भी उसका सिस्टम बैलेंस बनाए रखता है। लेकिन अगर बचपन बार बार टूटने, डांटने, अनदेखी या डर से भरा रहा हो तो गट ब्रेन का ये कनेक्शन कमजोर हो जाता है। फिर बड़े होकर वो इंसान छोटी छोटी बातों में एंग्शियस महसूस करता है, बार बार पेट की समस्याओं से जूझता है और दिमाग लगातार अलर्ट मोड में रहता है। कई बार हम सोचते हैं कि बचपन की बातों का क्या लेना देना आज के डाइजेशन से, लेकिन असल में हमारा नर्वस सिस्टम कभी भूलता नहीं। जो भी पैटर्न उस वक्त बना था, जैसे अगर स्ट्रेस में पेट ऐंठने लगता था तो वो पैटर्न वयस्कता में भी ट्रिगर हो सकता है। यानी जैसे ही कोई इमोशनल स्ट्रेस आता है वैसे ही वही गट रिएक्शन फिर से एक्टिवेट हो जाता है और हम सोचते हैं कि हमें कोई फिजिकल इलनेस हो गई है, लेकिन वो असल में बॉडी का पुराना इमोशनल अलार्म होता है। अगर आप कभी नोटिस करें तो जब भी हम किसी अनकंफर्टेबल चाइल्डहुड मेमोरी के पास जाते हैं, जैसे किसी ने बचपन में हमें रिजेक्ट किया हो या डांटा हो, तो हमारे पेट में एक हलचल सी होने लगती है। वो नॉट्स, वो हैवीनेस, कभी कभी नौजिया तक। ये सिर्फ इमोशनल नहीं होता बल्कि रियल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि गट ब्रेन एक्सिस इमोशनल मेमोरी को भी रजिस्टर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। गट ब्रेन कनेक्शन में सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो प्लास्टिक होता है, यानी बदला जा सकता है, हील किया जा सकता है। अगर हम धीरे धीरे अपने नर्वस सिस्टम को सूद करना सीखें, जैसे डीप ब्रीदिंग, माइंडफुल ईटिंग, जर्नलिंग या थेरेपी, तो हम अपने शरीर और दिमाग दोनों को सिग्नल देते हैं कि अब सब ठीक है
और जैसे ही ये सेफ्टी सिग्नल बार बार मिलने लगता है, गट माइक्रोबायोम भी रिकवरी शुरू कर देता है। बचपन के ट्रॉमा या नेगेटिव अनुभव को पहचानना और स्वीकार करना हीलिंग की सबसे पहली सीढ़ी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारी एंजाइटी या पेट की दिक्कतें सिर्फ आज की लाइफस्टाइल से नहीं बल्कि बचपन की अनरिजॉल्व्ड इमोशन से जुड़ी हैं, तब तक हम बस सिम्टम्स का इलाज करते रहेंगे, जड़ तक नहीं पहुंचेंगे। इमोशनल सेफ्टी, सेल्फ काइंडनेस और गट हीलिंग डाइट तीनों मिलकर उस डैमेज को रिवर्स कर सकते हैं जो बचपन में हुआ था। तो अगली बार जब आपका पेट अचानक टाइट लगे या आप बार बार एंग्शियस महसूस करें, तो खुद से पूछिए, क्या कोई पुराना डर फिर से एक्टिवेट हो रहा है? और अगर जवाब हाँ में हो, तो खुद को उस छोटे बच्चे की तरह समझिए जिसे सिर्फ थोड़ी सी सुरक्षा, थोड़ी सी समझदारी और ढेर सारा प्यार चाहिए। सोचिए, जब भी आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं तो सबसे पहले असर कहाँ होता है? पेट पर, है ना? या तो भूख बंद हो जाती है, या फिर पेट में मरोड़ उठने लगती है, उल्टी जैसा महसूस होता है, या बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। ये सब यूं ही नहीं होता। ये सीधा कनेक्शन है आपके स्ट्रेस और गट ब्रेन एक्सिस के बीच का। हमारी आंत न सिर्फ खाना पचाने का काम करती है, बल्कि हमारे इमोशनल बैलेंस में भी अहम भूमिका निभाती है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर एक फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस मोड में दिमाग सोचता है कि अभी कोई खतरा है और वो पूरी एनर्जी खतरे से निपटने में लगा देता है। उस वक्त डाइजेशन जैसे काम कम जरूरी लगते हैं, इसलिए शरीर गट की ओर रिसोर्सेज भेजना कम कर देता है। इसका नतीजा ये होता है कि पेट की मूवमेंट धीमी हो जाती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम बनते हैं और गट में सूजन बढ़ सकती है। धीरे धीरे यही चीजें क्रॉनिक यानी लंबे समय की दिक्कतें बन जाती हैं। गहराई से देखा जाए तो गट एक इमोशनल सेंसर की तरह काम करता है। जो इंसान लंबे समय तक एंग्जाइटी, डिप्रेशन या क्रॉनिक स्ट्रेस में जी रहा होता है, उसके गट की लाइनिंग अक्सर कमजोर हो जाती है। इसे मेडिकली लीकी गट कहते हैं, जिसमें पेट की दीवारें इतनी पेरमेबल हो जाती हैं कि हार्मफुल सब्सटेंसेस खून में चले जाते हैं। ये सब्सटेंसेस फिर दिमाग तक पहुंचते हैं और मूड रिलेटेड केमिकल्स जैसे सेरोटोनिन या डोपामाइन को इम्बैलेंस कर देते हैं। यहीं से शुरू होता है एक विशियस साइकिल। तनाव से गट खराब होता है, गट खराब होने से मूड और बिगड़ता है, और मूड बिगड़ने से और ज्यादा स्ट्रेस पैदा होता है। यही वजह है कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहे लोग अक्सर पेट से जुड़ी समस्याओं जैसे IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स, ब्लोटिंग या कंस्टिपेशन से भी परेशान रहते हैं। और डॉक्टर्स भी कई बार सिर्फ एक ही पहलू पर ध्यान देते हैं, या तो पेट का या फिर दिमाग का, लेकिन दोनों को एक साथ रेयरली देखा जाता है। अब बात करें मेंटल हेल्थ की, तो गट यहां भी चुपचाप लेकिन बहुत ताकतवर भूमिका निभाता है। हमारी आंत में सेरोटोनिन का लगभग 90% हिस्सा बनता है, वही न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे मूड को रेगुलेट करता है। यानी अगर आपकी आंत हैप्पी है तो आपका दिमाग भी ज्यादा स्टेबल और काम रहता है। लेकिन अगर गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ा है तो सेरोटोनिन बनना भी कम हो जाता है, जिससे उदासी, लो एनर्जी या निराशा जैसी भावनाएं डोमिनेट करने लगती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि गट माइक्रोबायोम हमारी इमोशनल मेमोरी को भी प्रभावित करता है। कुछ रिसर्च बताती हैं कि जिन लोगों की आंत में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होती है, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। उनके दिमाग में वो ब्रेन सर्किट ज्यादा एक्टिव होते हैं जो रेसिलियंस, लचीलापन और इमोशनल रेगुलेशन से जुड़े होते हैं। यानी गट एक तरह का इमोशन स्टेबलाइजर भी है। अगर आप गौर करें तो मॉडर्न लाइफस्टाइल भी इसी गट डैमेजिंग साइकिल को बढ़ावा देता है। कम नींद, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स, ओवरथिंकिंग, कम फिजिकल एक्टिविटी और डिजिटल ओवरलोड, ये सारी चीजें एक साथ मिलकर न सिर्फ गट माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि हमें एंग्जाइटी और बर्नआउट की ओर भी धकेलती हैं। मतलब दिमाग से स्ट्रेस पैदा होता है और शरीर की पहली कैजुअलिटी होती है हमारी आंत। इसीलिए अब कई होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट्स डिप्रेशन या एंग्जाइटी के इलाज में सिर्फ दवा नहीं, बल्कि गट हीलिंग प्रोटोकॉल्स भी शामिल करते हैं, जैसे प्रोबायोटिक रिच खाना, दही, किमची, अचार, प्रीबायोटिक्स, फाइबर से भरपूर भोजन, फर्मेंटेड ड्रिंक्स और सबसे जरूरी माइंड काल्मिंग प्रैक्टिसेस जैसे डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ये चीजें न सिर्फ गट को सूद करती हैं, बल्कि दिमाग को भी सेफ सिग्नल देती हैं कि अब सब ठीक है। तनाव को पूरी तरह से मिटा पाना शायद संभव न हो, लेकिन हम उसे कैसे हैंडल करते हैं,
वो गट हेल्थ के लिए बहुत मायने रखता है। अगर हम अपने शरीर को ये सिखा सकें कि हर समस्या के बाद भी शांति पाई जा सकती है, तो हमारा गट ब्रेन सिस्टम भी धीरे धीरे बैलेंस में आना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में मुश्किलें नहीं होंगी, लेकिन हमारा अंदरूनी सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि वो उन मुश्किलों से बेहतर तरीके से निपट सके। तो अगली बार जब आपका मूड खराब हो, पेट में अजीब सा महसूस हो या स्ट्रेस आपको थका दे, तो खुद से पूछिए, क्या मेरी आंत भी मुझसे कुछ कहना चाहती है? हो सकता है जवाब वहीं मिले जहां आपने कभी ढूंढा ही नहीं था, अपने पेट के भीतर। अक्सर जब हम लो फील कर रहे होते हैं, तो या तो हमारा मन कुछ भी खाने का नहीं करता, या हम कंफर्ट फूड की तरफ भागते हैं, जैसे मीठा, चटपटा या ऑयली खाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो खाना आप खाते हैं वो सिर्फ आपके शरीर को नहीं, बल्कि आपके दिमाग को भी बदलता है? जी हाँ, आपकी थाली में जो कुछ भी है वो आपके मूड, बिहेवियर और सोचने के तरीके को भी गहराई से प्रभावित करता है। हमारा दिमाग एक सुपर सेंसिटिव मशीन की तरह है, जिसे हाई क्वालिटी फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है बैलेंस्ड और न्यूट्रिएंट रिच डाइट। अगर आप प्रोसेस्ड फूड, सगारी, स्नैक्स और आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड चीजें खाते हैं, तो ये दिमाग को स्लो, एंग्शियस और अनफोकस्ड बना देती है। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप होलसम, फ्रेश और गट फ्रेंडली खाना खाते हैं, तो दिमाग नेचुरली काल्म एंड फोकस्ड रहता है। यानी जो खाना आप रोज खाते हैं वही आपके मेंटल स्टेट का फाउंडेशन बनाता है। सबसे बड़ा हीरो है गट माइक्रोबायोम। हमारी आंत में लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव रहते हैं जो हर निवाले के साथ एक्टिव होते हैं। जब आप फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दही जैसी चीजें खाते हैं, तो ये माइक्रोब्स फ्लरिश करते हैं और बदले में वो न्यूरोट्रांसमिटर्स बनाने में मदद करते हैं जो आपको खुश और स्टेबल बनाए रखते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और गाबा। ये सभी केमिकल्स मूड को रेगुलेट करने में डायरेक्ट रोल निभाते हैं। अब अगर आपकी डाइट अल्ट्रा प्रोसेस्ड, हाई शुगर और लो फाइबर है, जैसे इंस्टेंट नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, तो गट बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ जाता है। बुरे बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। इससे गट लाइनिंग कमजोर होती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और यही इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे ब्रेन तक पहुंचने लगता है। वहां यह एंजाइटी, ब्रेन फॉग और इवन डिप्रेशन जैसी कंडीशंस को ट्रिगर करता है। कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो दिमाग के लिए एकदम जरूरी हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड अखरोट में पाया जाता है, जो ब्रेन सेल कम्युनिकेशन बेहतर करते हैं। मैग्नीशियम, हरी पत्तेदार सब्जियां, बीज, दालें, जो एंजाइटी को शांत करता है। विटामिन B12 और फोलेट, हरी सब्जियां, मूड स्टेबिलिटी में मदद करते हैं। और ट्रिप्टोफान, दूध, दही, मूंगफली, केला, जो सेरोटोनिन प्रोडक्शन का आधार होता है। लेकिन सिर्फ न्यूट्रिएंट्स नहीं, खाने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कैसे खाते हैं, ये सब मिलकर गट ब्रेन कनेक्शन को मजबूत या कमजोर करते हैं। अगर आप बहुत जल्दी में, स्ट्रेस में या डिस्ट्रैक्शन के साथ खाना खाते हैं, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता और गट पर स्ट्रेस आता है। वहीं अगर आप माइंडफुल होकर धीरे धीरे खाना खाते हैं, तो वो एक तरह का सेल्फ केयर रिचुअल बन जाता है, जो गट और ब्रेन दोनों को सूद करता है। अब बात करें प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की। ये दो चीजें आपकी आंत को हील और नरिश करने में बहुत कारगर होती हैं। प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया, जैसे दही, छाछ, किमची, अचार। प्रीबायोटिक्स यानी वो खाने की चीजें जो इन बैक्टीरिया को खाना देती हैं, जैसे प्याज, लहसुन, केला, चना और साबुत अनाज। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि गट और दिमाग एक सर्कुलर लूप में काम करते हैं। जब आप हेल्थी खाना खाते हैं, तो गट सिग्नल्स भेजता है कि सब कुछ सेफ और अच्छा है, जिससे आपका दिमाग नेचुरली रिलैक्स करता है। और जब आपका दिमाग काम होता है, तो आप खुद ही बेहतर और कॉन्शियस फूड चॉइसेस करने लगते हैं। यही हेल्थी लूप आपको लॉन्ग टर्म मेंटल रेजिलियंस और इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। आज के दौर में जब हर चीज फास्ट पेस है, फास्ट फूड, फास्ट रिजल्ट्स, फास्ट स्क्रॉलिंग, वहीं शरीर और दिमाग को चाहिए स्लो, नरिशिंग और ग्राउंडेड हैबिट्स। अगर आप दिन में एक वक्त भी कॉन्शियसली खुशी और शांति से खाना खाएं, तो वो सिर्फ आपके शरीर को नहीं, आपकी सोच को भी शांत कर सकता है। गट हेल्थ की चाबी आपके किचन में है और आपके हर बाइट में। तो अगली बार जब आप उदास महसूस करें या एंग्शियस हों, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने से पहले जरा ये भी देखिए कि आपकी प्लेट में क्या है।
हो सकता है आपको पीस और पॉजिटिविटी का रास्ता वहीं से मिल जाए, आपके खाने से। आज की तेज रफ्तार जिंदगी ने हमें कामयाबी की दौड़ में तो शामिल कर दिया है, लेकिन इस दौड़ में हम अपने शरीर और मन की मूलभूत जरूरतों को भूलते जा रहे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन देखने की आदत, दिन भर भाग दौड़ और रात को नींद की जगह मन बहलाने वाली स्क्रीन, ये सब हमारी आंत और दिमाग के बीच के प्राकृतिक संबंध को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं। हमारा शरीर और मन एक दूसरे से लगातार संवाद करते हैं, लेकिन आज की दिनचर्या ने इस संवाद को बाधित कर दिया है। पहले लोग सूरज के साथ जागते, ताजा खाना खाते और शरीर को चलायमान रखते थे। अब कृत्रिम रोशनी, फास्ट फूड और बैठकर बिताया गया जीवन इस संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। आंत और दिमाग एक दूसरे को संदेश भेजना चाहते हैं, लेकिन बीच में इतना शोरगुल है कि वो संदेश खो जाते हैं। इस टूटते संबंध की एक मुख्य वजह है हमारी नींद की अनियमितता। नींद ही वह समय होता है जब शरीर खुद को ठीक करता है, लेकिन जब हम देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप पर लगे रहते हैं तो शरीर का प्राकृतिक नींद लाने वाला तंत्र गड़बड़ा जाता है। नतीजा, आंत की मरम्मत रुक जाती है, पाचन बिगड़ता है और दिमाग अगले दिन सुस्त, चिड़चिड़ा और उलझन से भरा महसूस करता है। इसके बाद आता है तनाव, जो अब जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुका है। काम का दबाव, रिश्तों की जटिलता, सोशल मीडिया की तुलना, ये सब शरीर में तनाव के हार्मोन को लगातार ऊंचा बनाए रखते हैं। यह हार्मोन आंत की गतिविधि को धीमा करता है, जरूरी पाचक तत्वों के बनने में बाधा डालता है और अच्छे जीवाणुओं को कम कर देता है। यही गड़बड़ी आगे चलकर चिंता, मूड स्विंग और बेचैनी जैसी मानसिक समस्याओं को जन्म देती है। हमारी खाने की आदतें भी आजकल सुविधा पर आधारित हो गई हैं, पोषण पर नहीं। ताजे फल सब्जियों की जगह झटपट बनने वाले पैकेट वाले खाने ने ले ली है। इनमें ज्यादातर रसायन, चीनी और नमक होता है, जो आंत के प्राकृतिक जीवाणुओं को नष्ट करता है और अंदरूनी सूजन को बढ़ावा देता है। जब आंत सूजन में रहती है तो दिमाग भी चिड़चिड़ा, थका हुआ और तनावग्रस्त हो जाता है। शारीरिक गतिविधियों की कमी ने भी आंत दिमाग के रिश्ते को और बिगाड़ा है। ज्यादातर लोग घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, चलते फिरते बहुत कम हैं। इससे पाचन धीमा होता है, आंत में गैस और अपच बढ़ती है और दिमाग सुस्त पड़ने लगता है। जब शरीर हिलता नहीं तो मन भी जड़ होने लगता है। हल्की फुल्की कसरत या टहलना भी आंत को क्रियाशील बनाता है और मानसिक स्फूर्ति लाता है। एक और चुपचाप असर डालने वाला कारण है अत्यधिक डिजिटल संपर्क। हर कुछ मिनट में फोन की घंटी, संदेश, सूचनाएं, दिमाग को चैन से सोचने और महसूस करने का समय ही नहीं मिलता। इससे हमारी शांति की नस, वागस नर्व, पर दबाव बढ़ता है, जो आंत और दिमाग के बीच का मुख्य सेतु होती है। यह सेतु कमजोर हो जाए तो पूरा संपर्क धीमा और असंतुलित हो जाता है। आधुनिक जीवन शैली ने हमें सामाजिक रूप से भी अलग थलग कर दिया है। पहले के जमाने में लोग मिल बैठकर बातें करते थे, हंसते थे, दुख सुख बांटते थे। अब इंसान भीड़ में रहकर भी अकेला है। यह अकेलापन और भावनाओं का दबाव आंत के भीतर रहने वाले लाभकारी जीवाणुओं की विविधता को घटाता है, जिससे मानसिक सहन शक्ति कम हो जाती है। अगर ध्यान दें तो आज की जीवन शैली हर उस चीज के विरुद्ध चल रही है जो आंत और दिमाग को एकजुट करती है, जैसे शांत भोजन, शरीर की हलचल, प्रकृति के साथ समय और अपनेपन भरे संबंध। यही वजह है कि आजकल अपच, थकान, चिड़चिड़ापन और अवसाद जैसे लक्षण आम होते जा रहे हैं। ये सब संकेत हैं कि हमारा भीतर का तंत्र संतुलन खो चुका है। अब समय है इस बिगड़ते संतुलन को दोबारा संवारने का। इसका मतलब यह नहीं कि हमें पूरी तरह आधुनिकता छोड़नी पड़ेगी। बस रोजमर्रा में थोड़े बदलाव लाना जरूरी है, जैसे समय पर सोना, ध्यानपूर्वक खाना, थोड़ी सी सैर या योग, कभी कभार मोबाइल से दूरी और अपने लोगों के साथ दिल से जुड़ाव। ये छोटे छोटे कदम आंत और दिमाग के बीच के टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ सकते हैं। आखिरकार शरीर और मन हमें यही कह रहे हैं, हमें सुनो, हमारी जरूरतों का ध्यान दो और अपने भीतर दोबारा लौटो। ये जुड़ाव ही असली सेहत की शुरुआत है। अब जब ये बात साफ हो चुकी है कि हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हमारी आंत से गहराई से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर है कि इलाज का तरीका भी सिर्फ दवा या काउंसलिंग तक सीमित नहीं रह सकता। जरूरत है एक ऐसे संपूर्ण दृष्टिकोण की जो शरीर, मन और जीवन शैली तीनों को साथ लेकर चले। यही है एक नया समग्र उपचार का तरीका। सबसे पहली बात,
अब सिर्फ लक्षणों को दबाना काफी नहीं है। अगर किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी है तो सिर्फ दवा देना इस गहराई को नहीं छूता कि वो व्यक्ति अंदर से क्यों असंतुलित है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि आंत की सेहत को सुधारे बिना मानसिक समस्याओं का स्थायी समाधान संभव नहीं। इसीलिए अब ट्रीटमेंट का फोकस बदल रहा है, दिमाग के साथ आंत को भी शांत और संतुलित करने की ओर। इस नए उपचार दृष्टिकोण में सबसे पहला कदम है आंत की मरम्मत। इसके लिए जरूरी है एक ऐसा आहार जिसमें ताजे फल सब्जियां, फाइबर से भरपूर चीजें और फर्मेंटेड भोजन जैसे दही, छाछ, अचार शामिल हों। ये चीजें हमारे पेट में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देती हैं, जो न सिर्फ पाचन सुधारते हैं बल्कि मूड को स्थिर रखने वाले हार्मोन भी बनाते हैं। दूसरा बड़ा हिस्सा है मानसिक सुकून देना। पुराने तरीकों में अक्सर इसे नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन अब डॉक्टर ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों को भी इलाज में शामिल कर रहे हैं। जब हम ध्यानपूर्वक सांस लेते हैं तो हमारे शरीर की वागस नर्व सक्रिय होती है, वही नर्व जो आंत और दिमाग को जोड़ती है। इससे तनाव कम होता है और पाचन तंत्र शांत होता है। इसके साथ ही नींद की गुणवत्ता को भी इलाज का हिस्सा माना जाने लगा है। गहरी पूरी नींद न केवल दिमाग को तरोताजा करती है बल्कि आंत की मरम्मत में भी मदद करती है। जो लोग रात में बार बार जागते हैं या देर तक स्क्रीन देखते हैं, उनकी आंत का संतुलन बिगड़ता है। इसीलिए अब मानसिक रोगों के इलाज में स्लीप हाइजीन यानी अच्छी नींद के नियम सिखाना भी शामिल हो गया है। फिजिकल एक्टिविटी यानी शरीर को रोज थोड़ा हिलाना डुलाना भी इस नए उपचार दर्शन का अभिन्न हिस्सा है। इससे न केवल ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है बल्कि आंत की मूवमेंट भी सही रहती है। सैर, योग या हल्का व्यायाम सिर्फ शरीर नहीं, मन और पेट दोनों को फायदा देता है। अब डॉक्टर दवा के साथ साथ चलना भी लिखने लगे हैं। इस समग्र उपचार पद्धति में एक और अहम बात है रिश्तों की भूमिका। आजकल अकेलापन और सामाजिक अलगाव मानसिक समस्याओं को बढ़ाने वाले बड़े कारण बन गए हैं। जब कोई इंसान अपने अनुभव किसी से बांट नहीं पाता तो वो दबाव शरीर के भीतर, खासकर आंत में जमा होता रहता है। अब इलाज का हिस्सा बन गया है जुड़ाव, बातचीत और भरोसे वाले संबंध बनाना। आधुनिक रिसर्च अब इस बात की ओर भी इशारा करती है कि कुछ प्रोबायोटिक्स, अच्छे बैक्टीरिया की गोलियां या खाद्य पदार्थ सीधे तौर पर मूड सुधारने में मददगार हो सकते हैं। हालांकि यह इलाज अभी भी शोध के दौर में है, लेकिन इसके संकेत हैं कि अगर सही बैक्टीरिया शरीर में हो तो चिंता और अवसाद जैसे मानसिक रोगों में राहत मिल सकती है। एक बात जो इस नए उपचार दृष्टिकोण को खास बनाती है वो यह है कि यह इंसान को केवल रोगी नहीं मानता। यह दृष्टिकोण यह समझता है कि हर इंसान का अनुभव, तनाव, शरीर और आदतें अलग होती हैं, इसलिए इलाज भी एक जैसा नहीं हो सकता। यह एक तरह से व्यक्तिगत चिकित्सा है जिसमें इलाज का रास्ता व्यक्ति की जिंदगी के नक्शे से होकर गुजरता है। आखिर में यह नया दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि सिर्फ बाहर से शरीर को ठीक करने की कोशिश न की जाए। अगर हम अंदर यानी आंत और दिमाग के गहरे रिश्ते को समझें, सुने और उसका ख्याल रखें तो हमारा इलाज और जीवन दोनों पहले से ज्यादा गहराई से ठीक हो सकते हैं। असली इलाज वहीं से शुरू होता है जहां इंसान खुद को सुनना शुरू करता है। तो अब जब आपने जाना कि हमारा पेट सिर्फ खाना पचाने की मशीन नहीं बल्कि हमारे दिमाग का साइलेंट पार्टनर है, तो क्या आप भी अब अपने शरीर को एक नया नजरिया देने के लिए तैयार हैं? हम हर दिन छोटी छोटी चीजों से अपनी गट की सेहत को या तो बेहतर बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, और यही हमारी मेंटल हेल्थ, मूड, सोचने की ताकत और यहां तक कि रिश्तों को भी गहराई से प्रभावित करता है। अगर आज आप थोड़ा ध्यान अपने खाने, नींद, दिनचर्या और इमोशनल हेल्थ की ओर देते हैं तो आप खुद को एक बेहतर इंसान बना रहे हैं, बाहर नहीं भीतर से। इस पूरे सफर में एक बात साफ है, अगर हमें वाकई में अपनी लाइफ को हील करना है तो हमें दिमाग और पेट को अलग अलग नहीं देखना होगा। ये दोनों मिलकर ही वो हार्मनी बनाते हैं जिसमें हम शांति महसूस करते हैं, क्लैरिटी से सोचते हैं और जिंदगी से जुड़ाव महसूस करते हैं। इसलिए अगली बार जब आप तनाव में हों या थकावट महसूस करें तो सिर्फ दिमाग नहीं, अपने पेट से भी पूछिए, तू ठीक तो है ना? क्योंकि असली जवाब शायद वहीं से आएगा। अगर ये बातें आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही हेल्दी और जिंदगी बदल देने वाली बातें हम साथ मिलकर सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाहर से नहीं, अंदर से।